हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फीटर ट्रेड होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे हम पहले जानेंगे कि फीटर की परिभाषा क्या होती है। देखिए, फीटर एक इंजीनियरिंग का ट्रेड है जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब आईटीआई के द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रेड के अंतर्गत हम असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में दो पार्टों को कैसे एक साथ जोड़े, वो चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसका एक फुल फॉर्म होता है फिटर का। देखिए, जैसे कि एफ का मतलब होता है फिटनेस, फिर इंटेलिजेंट, फिर टैलेंट, फिर टारगेट, एफिशिएंट और सबसे मेन होता है रेगुलरिटी। तो ये सारी चीजें मिलके एक कुशल फिटर को तैयार करती है। अब फिटर बनने के साथ साथ हमें सेफ्टी का भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं और कैसे भी हो सकती हैं। तो हमारे कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाए जाएंगे सेफ्टी मेथड्स के बारे में। इसमें से पहला है सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब जिसको पीपीई किट बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचाने के लिए। तो सेल्फ सेफ्टी में पीपीई किट में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हैट आता है, जो हमारा हेलमेट होता है, हेलमेट आता है। ठीक है, ईयर मफ होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक आवाज वाला मशीनें होती हैं वहां पे ईयर मफ का प्रयोग किया जाता है। रेस्पिरेटर्स जहाँ पे धुएं का या फिर जहाँ गैस का काम किया जाता है वहां पे रेस्पिरेटर्स का यूज किया जाता है। ग्लव्स जहाँ पे गर्म वस्तुएं या फिर नुकीली वस्तुओं के द्वारा काम करना है, वहां पे हमें ग्लव्स आवश्यक रूप से पहन के ही जाना चाहिए या फिर पहन के काम करना चाहिए। फिर उसके बाद है सेफ्टी ग्लासेस, जहाँ पे भी ग्राइंडिंग या फिर धूल के कण के जहाँ पे भी काम हो रहे हो वहां पे सेफ्टी ग्लासेस एनी टाइम पहन के रहना चाहिए। अगर जहाँ कहीं पे वेल्डिंग हो रहा है तो वहाँ वेल्डिंग मास्क या फिर वेल्डिंग हेलमेट पहन के हमेशा जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सूट या फिर हमारा जो सेफ्टी सूट है उसे हमेशा पहन के रखना चाहिए। फिर उसके बाद हो जाता है सेफ्टी शूज या फिर प्रोटेक्टिव बूट्स जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पीपीई किट के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर को यानी हमें खुद को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है टॉपिक कि सेफ्टी ऑफ मशीन्स। देखिए, हमने खुद को सुरक्षित रख लिया लेकिन अगर हमारी मशीन सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तो उससे हमें भी खतरा है और मशीन का नुकसान तो है ही। ठीक है, तो मशीन की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं देखिए आगे। तो देखिए इसमें, देखिए जैसे कि पीपीई किट के अंतर्गत बताया था मैंने कि हम लोगों को सेफ्टी सूट हमेशा पहन कर रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहन के चले जाते हैं वर्कशॉप के अंदर, तो देखिए मशीन में कहीं कहीं होता है जहाँ पे कवर लगाने की जरूरत होती है। जैसे देखिए नीचे की पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कवर लगाया हुआ। तो इस तरीके से कवर लगाने की जरूरत होती है। जहाँ अगर नहीं लगा हुआ तो हमारे कपड़े यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे इसके कपड़े फंस गए हैं उसी तरह से हमारे कपड़े अगर फंस जाएंगे तो हमारे साथ साथ मशीन को भी नुकसान हो सकता है। और अगर कहीं पे भी कोई मशीन है तो अगर वो ढका हुआ है तो हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग पास रहेंगे तो हमारा हाथ उसमें लग सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। साथ में अगर हमें नुकसान होगा तो मशीन भी हमारी दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो भी खराब हो सकती है। अगर हम किसी मशीन को जाली के द्वारा ढक भी देते हैं तो हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि जो हमने अरेंज किया है, जो उसको हमने ढका है, उसकी जाली है कैसी, बड़े होल वाली है या छोटे होल वाली। तो ठीक है, हमें छोटे होल वाली जाली लगा के रखनी चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट ना चली जाए। ठीक है, कोई भी वर्कपीस ना चला जाए आसानी से। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए मशीन की सेफ्टी के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं कि सेफ्टी ऑफ वर्कपीस। देखिए, वर्कपीस की सेफ्टी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि एक फिटर के लिए उसका वर्कपीस। ठीक है, तो वर्कपीस की सेफ्टी हमें सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए रखनी होती है क्योंकि एक फीटर की जो पहचान होती है वो उसके वर्कपीस की गुणवत्ता देखने के बाद ही आकी जाती है कि वो कितना गुणवान है। ठीक है, तो वर्कपीस के हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए जब भी हम उसमें मशीनिंग प्रक्रिया कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें हमें देख लेना चाहिए वहां पे लोहे के स्क्रैप तो नहीं है या फिर लोहे के जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो तो वहां नहीं है ताकि हमारे वर्कपीस के सतह पे स्क्रैच ला सके। ठीक है, क्योंकि फीटर का जो भी वर्कपीस होता है वो इतना फिनिश होता है कि उसमें एक माइक्रोन मतलब 1 mm का भी छोटा हिस्सा अगर स्क्रैच रहेगा तो भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे वर्कपीस की सेफ्टी में
आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, सेफ मटेरियल हैंडलिंग प्रैक्टिस, है ना। देखिए मटेरियल को कैसे सेफ करना है। देखिए जैसे कि अब हम कोई वर्क पीस बना लिए, उसको जैसे तैसे कहीं पे भी फेंक देंगे, तो हमारा वो वर्क पीस की जो एक्यूरेसी है ना, वो खराब होने की चांसेस होते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वर्क पीस की सेफ्टी के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी वर्कशॉप को चलाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, एक पद्धति बनाई गई कि इस पद्धति पे अगर कोई चीज चलेगा तो वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा सुचारू रूप से चल सकता है। तो देखिए इस पे 5S होते हैं। हर एस का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो जिसमें से पहला एस है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि हमें ये चीज ध्यान में देना चाहिए कि हमें अगर कोई छोटा काम है या फिर कोई सीमित काम है, तो उसके लिए हमें वही इक्विपमेंट यूज करने चाहिए जो हमारे उसके लिए जरूरी है, ना कि उससे बहुत ज्यादा छोटा। अगर छोटा काम है, जैसे बहुत लोग छोड़ते हैं, सोचते हैं कि अगर अरे छोटा सा काम है, इसको कैसे भी जुगाड़ से करके हटा दो या फिर बहुत बड़ी मशीन लगा लो, तो ये चीजें शॉर्ट के अंतर्गत नहीं आती है। शॉर्ट के अंतर्गत वो आती है कि उस कार्य के लिए जो चीजें सुटेबल हैं, जो चीजें एकदम पूरी तरह से उसमें हमें फायदा दे सकती हैं कम लागत में, है ना। तो वो चीजें शॉर्ट के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक। हमारे वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे वैसी चीजें हमें रखनी चाहिए जो कम से कम जगह ले, कम से कम समय में हम उसका उपयोग कर सकें आसानी से। फिर उसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर, ठीक है। जिस टूल को या फिर जिस चीज को हमें रोज यूज करना है, जैसे कि हम एक पेन है, ठीक है। हमें वो पेन अगर हमें रोज यूज करना है तो हम उस पेन को कहाँ रखेंगे? तिजोरी में तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो उस पेन को हम ऐसी जगह रखेंगे कि वो हमें आसानी से दिख जाए या फिर आसानी से मिल जाए। हम उसको ड्रॉर में रख सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं या फिर पेन स्टैंड में रख सकते हैं ताकि हमें आसानी से वो चीज मिल सके। सेट इन ऑर्डर के अंतर्गत यही आता है कि जिस चीज का हमें रेगुलरली यूज करना है उसको हम ऐसी जगह पे रखें, है ना, कि वो हमें आसानी से दिख सके या फिर आसानी से हम उसे यूज कर सके। फिर उसके बाद आता है शाइन, तीसरे एस का मतलब। देखिए शाइन का मतलब, आप लोग, शाइन मतलब चमकदार होता है, और चमकदार कहाँ पे होगा? जहाँ पे साफ सफाई होगी। तो हमें ये चीज इंश्योर करना है, कंफर्म करना है कि जहाँ पे भी हम हैं, चाहे हम वर्कशॉप के अंदर हो, चाहे हम किसी भी घर पे हो, किसी भी वर्कशॉप, किसी भी कंपनी में हो, इंडस्ट्रीज में हो, तो वहां पे हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि वहां साफ सफाई प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं है, साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये चीज आता है शाइन के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज, जो कि चौथे एस का मतलब है। देखिए स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। जैसे कि हम लोगों ने 3S का मतलब अभी तक हम लोगों ने जाना, तो स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? उसी चीज को हम रूटीन में कन्वर्ट कर देंगे, वो चीजें हमको रोज करनी है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये चीज हमें, स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि 3 चीजें जो हमने की वो हमें याद रखना है कि हमने इन 3 चीजों को किस तरीके से किया, और हमें उसे रोज 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 वही चीज लागू करना है। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, एक डेवलप होता है, एक रूटीन जो दिनचर्या है वो उसी तरीके से ढलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि जो हमने अभी तक प्रक्रियाएं की उसको हम सुचारू रूप से रोज का रोज उसी को रूटीन बना ले, एक कल्चर बना ले। फिर उसके बाद है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है, देखिए 3 तरीके के हमने काम किए कि जिसकी जरूरत है उतना ही करें, जिस चीज की हमें रोज जरूरत है उसको हम ऐसी जगह रखें कि वो आसानी से मिल जाए। फिर उसके बाद आते हैं साइन पे, तो साफ सफाई। फिर स्टैंडर्ड मेंटेन किया हमने, इस चीज को रोज किया। तो सस्टेन का मतलब है इसको हम कल्चर बना दें, ठीक है। इसको हम, जो ये स्टेप है इसको हम डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें। हम रोज इन तीनों चीजों को ध्यान देंगे, उसको स्टैंडर्ड में मेंटेन करेंगे और रेगुलरली यही चीज करते चले जाएंगे, तो सस्टेन मतलब कि एक जगह पे ठहर जाएंगे। ये हमारा एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, एक सभ्यता डेवलप हो जाएगी कि हमें ये चीजें बिना किए कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाना। तो ये 5S कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किसी भी चीज को किस तरीके से मैनेज करें। देखिए साफ सफाई, हर चीज अपनी जगह पे, और जिस चीज की जरूरत है वो चीज हमारे पास रहेगी, ठीक है। और हमने इस चीज को रोज करना है, तो होगा क्या कि एक रूटीन बन जाएगा, एक आदत हो जाएगी, जिससे हमारा कोई भी काम हो वो आसानी से और जल्दी होता चला जाएगा। देखिए अब हम लोग जानेंगे इमरजेंसी एक्टिविटीज के बारे में। इमरजेंसी एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखिए इमरजेंसी एक्टिविटीज तब की जाती हैं जब हमें दुर्घटना
हो जाए या फिर दुर्घटना होने से बचना है, तो उस समय में हम क्या करें कि इमरजेंसी एक्टिविटीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इमरजेंसी एक्टिविटीज देखिए 3 तरीके की होती हैं, ठीक है? पहला है फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और सिस्टम फेलियर। ये 3 होती है इमरजेंसी एक्टिविटीज। तो हमें इन तीनों चीज़ों के अंदर देखिए कुछ-कुछ टॉपिक है, ठीक है? तो उन चीज़ों वो जो छोटे-छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें, ठीक है? सही तरीके से फॉलो करें, तो होता क्या है कि पहला तो हमें एक्सीडेंट होने से हम लोग बचने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरा अगर एक्सीडेंट हो गया, तो हमें उस समय पे करना क्या है? ठीक है? तो ये हम लोग जानेंगे इमरजेंसी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। तो देखिए फायर सेफ्टी में देखिए प्रोवाइड करेंगे हम नो स्मोकिंग साइन। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे हम नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगाएँगे। वहाँ पे भाई ये चीज़ हम बताएँगे कि वहाँ पे स्मोक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ठीक है? जो एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशमन यंत्र जो होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप का जो हर आग के लिए अलग-अलग तरीके के और डिफरेंट एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसके बारे में आगे आप लोग जानेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जो भी हम इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर टूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उस जगह पे क्या करना चाहिए? उसको चेक करना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। अगर उसमें कहीं खराबी है तो उसको हम चेंज कर देंगे। वो अच्छे कंडीशन में है कि नहीं है, उसके जो तार हैं, ठीक है? जो प्लग हम जहाँ पे करेंगे वो देख लेंगे कि सेपरेट है कि नहीं है। पता चला हम हैवी मशीन चला दिए और जो प्लग है हमारा वो बहुत लो क्वालिटी का है ना? तो क्या होगा, प्लग शॉर्ट करेगा। फिर हम जो एक्सटेंशन लगाते हैं, तार लगाते हैं लंबे-लंबे, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, ठीक है? और अगर हम यूज़ भी करते हैं तो उसको हमको चेक करा लेना चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन होता है, क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन, उससे हमें चेक करवा लेना चाहिए कि हाँ भाई ये तार हमारा सही है कि नहीं है ना? अगर हम चलो एक्सटेंशन यूज भी कर रहे हैं, चेक भी करवा लिए हैं, तो उसको हम ध्यान देना चाहिए कि कारपेट मतलब दरी जो होती है, दरी के नीचे से या फिर जहाँ पे वॉकिंग एरिया, जहाँ पे लोग आते जाते हो, वहां पे से वो तार को ना ले जाए, ठीक है? फिर उसके बाद जहाँ पे भी हम डिवाइस लगा रहे हैं वहां पे हम उसको देख लेंगे आउटलेट वहां पे आसपास में पानी तो नहीं है या फिर जिससे करंट लगने का खतरा हो, प्लग सही है, तार नहीं कटा है। तो ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ध्यान देनी चाहिए। अब होता है सिस्टम फेलियर। जब भी हमारी कोई मशीन काम हम कर रहे हो और अचानक से काम करना वो बंद कर दे, तो उसी को सिस्टम फेलियर बोलते हैं, ठीक है? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम अपने सीनियर को बुलाएंगे कि भाई हमारा मशीन फेल हो गया है या फिर हमारा मशीन बंद हो गया है, तो ये आप एक बार इसको आके देख लें। फिर उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये सिस्टम फेलियर हुआ कैसे, है ना? ये मशीन आखिर में कैसे बंद हुई, ठीक? उसके बाद हम उसके पार्ट्स देखेंगे, इक्विपमेंट देखेंगे जो रेगुलरली हमें यूज करना होता है। तो मशीन फेलियर से बचने के लिए हमें उन चीजों को हमेशा चेक करना चाहिए, हमेशा सर्विस करना चाहिए, ठीक है? जो मशीन फेलियर के जिम्मेदार होते हैं या फिर जो मेंटेनेंस वर्क होते हैं, मेंटेनेंस के लिए जो कंपनीज में होते हैं, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से बुला के उसको मेंटेन कराना चाहिए, ठीक है? ताकि हमारा सिस्टम फेलियर ना हो सके और हमारा काम ना रुक सके। तो ये कुछ इमरजेंसी एक्टिविटीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके द्वारा होगा क्या, अगर दुर्घटना हो गई तो हम उससे कैसे बचें और दुर्घटना ना हो उसमें हम क्या क्या करें, उसके लिए क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें, ये चीजें हम लोगों ने जानी है। अब हम लोग जानेंगे सेफ्टी सिंबल्स के बारे में। देखिए आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपको यहाँ ये चीज नहीं करना। आपको कभी भी आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको हमेशा सिंबल्स ही मिलेंगे, ठीक है? देखिए, तो इसमें पहला है प्रोहिबिशन सिंबल्स, है ना? जो निषेध निषेध जहाँ पे जो चीजें पूरी तरीके से मना होती हैं, तो वहां पे देखिए इस तरीके के आपको बोर्ड हमेशा लगे हुए मिलेंगे, ठीक है? जहाँ पे वो जिस चीज पे ऐसे गोल करके कटा हुआ निशान रहेगा, वो पूरी तरह से वहां निषेध होता है। जैसे कि पहला देखिए नो एंट्री, जहाँ पे जाना मना होता है वहां पे लगा हुआ होता है। जहाँ पे फोन नहीं ले जा सकते, जहाँ कैमरा यूज नहीं कर सकते, है ना? जहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, जहाँ पे हम आग नहीं जला सकते हैं या फिर जहाँ पे करंट लगने का खतरा है, तो वहां पे इन सारे इसी तरीके के जो भी सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसपे गोल करके बीच से कटा हुआ है, तो उसको हम प्रोहिबिशन सिंबल्स के अंतर्गत लेते हैं। मतलब वो चीजें वहां पे करना निषेध है, पूरी तरह से पाबंद है, उस चीजों को हम
नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनिडेटरी सिंबल्स। देखिए, मैनिडेटरी सिंबल जो होते हैं इसमें लगभग जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लगभग पीपीई किट को लेके होते हैं। ठीक है, मैंडेटरी मतलब कि आवश्यक, बहुत आवश्यक है ये चीजें वहां पे पहन के ही जाएं। किसी भी इंडस्ट्रीज में हम जब जाएंगे या फिर किसी वर्कशॉप के अंदर भी हम जाएंगे तो वहां पे मैंडेटरी सिंबल्स लगे हुए ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बिना हम किसी भी वर्कशॉप के अंदर जाना हमारे लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्या सिंबल्स आते हैं, जैसे कि जहाँ पे जूते पहन के जाने हैं, आई प्रोटेक्शन जहाँ पे लगा हुआ है वहां पे हमें आंखों पे चश्मे या फिर गॉगल्स लगा के ही जाने हैं, ब्लैक गॉगल्स। वेयर ग्लव्स, हमेशा ग्लव पहन के जाने हैं। ईयर मफ हो गया, सेफ्टी सूट हो गया। तो ये सारी चीजें हमें पहन के ही जानी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर आपको दिख रहा हैगा, मस्ट बी वर्न ऑन दिस साइट। मतलब कि इन चीजों के बिना साइट पे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इन चीजों को अगर हम पहन के जाएंगे तो खतरे को हम लोग टाल सकते हैं और अपने ऊपर होने वाली जो नुकसान है, जो दुर्घटना है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वार्निंग सिंबल्स में। देखिए, वार्निंग सिंबल्स भी उसी तरीके से होती हैं जिस तरीके से प्रोहिबिशन सिंबल्स, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। देखिए, उसमें गोल करके गोल से बीच में कटा हुआ होगा और उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होगा। लेकिन वार्निंग सिंबल जो होता है वो येलो बैकग्राउंड का होता है और इसमें तीन कोने मतलब कि ट्राइंगल का यूज किया जाता है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो चीजें आती हैं जहां पे जाने से हमें कोई खतरा हो सकता है। वार्निंग मतलब हमें चेताया जा रहा है, हमें सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है कि हम वहां पे जाएं तो सावधानी बरतें इन चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे वार्निंग सिंबल्स दिख रहे होंगे। तो इस तरीके का जहां पे भी आपको बोर्ड दिखे, आपको ये चीज जान जाना है कि वो वार्निंग दे रहे हैं, वहां पे हम ये चीज ना करें तो हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशनल सिंबल्स। देखिए, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स मतलब कि ये हमें दर्शाते हैं कि कौन सी चीज किस जगह पे हमें मिल जाएगी या फिर किस जगह पे है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स जहां पे भी रखा होता है वहां पे इस तरीके का आपको एक फोटो लगा हुआ मिलेगा, वहां पे बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, या फिर एग्जिट जहां पे बाहर निकलने का रास्ता होता है वहां पे आपको इस तरीके का मिलेगा। देखिए, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स को पहचानने का तरीका ये है, इसका जो बैकग्राउंड है ये हरे कलर का होता है, हरा। ठीक है, लेकिन इसमें जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, जो लिखा हुआ मैसेज है, वो व्हाइट कलर से लिखा हुआ रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोग सारे सिंबल्स को पहचानेंगे। अगर हम सिंबल्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसके बैकग्राउंड को देख के भी पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट एड। देखिए, जैसे कि दुर्घटना हो गई तो अब उसको हम तुरंत उसी सिचुएशन में हॉस्पिटल तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको फर्स्ट एड दे देंगे। फर्स्ट एड एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए हम लोग उसको जानेंगे। पहला तो फर्स्ट एड का प्रिंसिपल क्या सिद्धांत है, देखिए यही है कि अगर दुर्घटना हो गई है तो हमें उस चीज को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो उस पर्सन को जिसको हुआ है। तो इस सिद्धांत के जो फर्स्ट एड एक्टिविटी है इसको करने के कुछ टॉपिक्स है, छोटे छोटे स्टेप है। तो इन स्टेप को हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, पहला स्टेप है एसेस द सिचुएशन। देखिए, हम लोग चेक फॉर सेफ्टी बिफोर रशिंग टू द इंजर्ड पेशेंट टू फॉर हेल्प। देखिए, देखिए उस जगह पे सिचुएशन को हम लोग स्थिति को समझेंगे कि अगले इंसान को चोट लगा कैसे है। ठीक है, हम उस जगह पे हमें अपने आप को ही बचाना है, पता चला हम उसको बचाने गए और हम ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो हमें ये चीजें ध्यान देनी है कि हम जहाँ पे भी हैं अगर किसी इंसान को चोट लगता है तो हम लोग सिचुएशन स्थिति को समझेंगे कि कैसे हुआ आखिर में, है ना। अगर करंट लग रहा है उस इंसान को तो पहले हम मेन स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद उसकी हेल्प के लिए जाएंगे, है ना। तो सिचुएशन स्थिति को समझेंगे। उसके बाद है प्लान फॉर, जो प्लान बनाएंगे हम उसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला करेंगे हम किसी और को बोलेंगे कि भाई तुम मेडिकल को कॉल करो या एम्बुलेंस को फोन करो। ठीक है, और उसको बुलाओ, यहाँ पे जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर है, उस तरीके को बुलाओ, उस इंसान को बुलाओ जो हमारी मदद कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राइमरी असेसमेंट, जो हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको सीधा लिटाना है। ठीक है, उसको सही, उसको उस खतरे वाली जगह से बाहर ले आना है। ये सारा चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम कैसे देंगे? ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि फर्स्ट एड कैसे इम्प्लीमेंट कैसे देंगे, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे फर्स्ट एड को। तो इसमें हम देखेंगे कि स्पेसिफिक इंजरी,
मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से जो इंजरी हुई है उसको हम लोग पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या हुआ है। ठीक है, कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे कटा है या फिर बेहोश हो गया है वो, इन चीजों को हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि आखिर में हुआ क्या। उसको सीधा लिटाएंगे इमरजेंसी वाले स्थिति में, है ना, कोशिश करेंगे, हवा ज्यादा से ज्यादा उसको देने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद होता है इवेल्युएट द सिचुएशन, जो स्थिति है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। वो कैसे सुधारेंगे? अगर कोई इंसान है जो बेहोश हो चुका है तो उसको हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट जो पीसीआर या फिर और भी बेसिक लाइफ सपोर्ट में चीजें आती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग उसको कैसे देंगे, कोशिश करेंगे फर्स्ट एड देने के बारे में। और उसके बाद डॉक्टर्स आ गए अगर बाई चांस, तो वो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट के जरिए उसको कुछ मेडिसिन या फिर अगर चोट लगा हुआ है तो उसको बैंडेज, ये सब पट्टी, ये सारी चीजें करेंगे। उसी के साथ साथ हम उनके फैमिली या फिर रिलेटिव को भी बुला देंगे। ये होता है देखिए फर्स्ट एड एक्टिविटी। इस तरीके से हम फर्स्ट एड करने में, अगर हम इस तरीके से करें तो फर्स्ट एड हमारा अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हो जाएगा और जिस इंसान को इंजरी हुई है उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ पोस्टर्स दिख रहे होंगे। इन पोस्टर्स में देखिए लिखा हुआ है कि कोई इंसान अगर गिर जाता है तो पहले तो उसको हम लोग को सीधा लिटाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई किसी को करंट लगता है, देखिए करंट जब लगता है तो होता क्या है कि वो हमारी सांसों को इफेक्ट कर देता है। हाँ ठीक है, हमारी सांसें रुक जाती हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंसान को सीधा लेटाएंगे, उसके गले को सीधा कर देंगे ताकि उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक, अगर हमें खेलते हुए कहीं चोट लग गया, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो कि खेलते समय गिर गए, तो उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या क्या देना है। जैसे हाथ में कट लग गया किसी चीज से, किसी टूल से, तो उस टाइम पे फर्स्ट एड में हमें पहले तो एंटीबैक्टीरियल जो सोप होता है या फिर एंटीबैक्टीरियल जो लिक्विड होता है उसके द्वारा हम उस जगह को साफ करेंगे। फिर हम बैंडेजिंग करेंगे या फिर कोई लिक्विड उस पर दवा लगाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। फर्स्ट एड किट के बारे में हमें पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट एड किट हमें बार बार चेक भी करते रहना चाहिए कि किट में कोई चीज कम तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई चीज खराब तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीजें हमें फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड एक्टिविटी में हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि फिटर का मेन काम। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि फिटर का अगर हम काम करते हैं तो अपने आप को या फिर अपने साथ में अपने साथियों को, वर्क पीस को, वर्कशॉप को सेफ कैसे रखें, ठीक है, या फिर उनको कैसे बचाएं। लेकिन अब हम आते हैं फिटर के मेन काम पे। देखिए फिटर का सबसे मेन काम होता है किसी भी पार्ट को तैयार करना, ठीक है, चाहे वो मूविंग पार्ट हो चाहे वो फिक्स पार्ट हो। तो उसको हम कैसे तैयार करेंगे, मेजरिंग यूनिट, माप के, ठीक है। अगर देखिए हमें मापना नहीं आएगा तो हम एक कुशल क्या, हम फिटर बन ही नहीं पाएंगे। तो मेजरिंग जो एक मापन है, ठीक है, मापन जो प्रक्रिया है ये एक फिटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजरिंग यूनिट का एक चार्ट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत ज्यादा डिटेल में ही जानेंगे, क्योंकि बिना डिटेल में जाने हम इसके द्वारा फिटर का चीजें नहीं सीख सकते हैं, फिटर का जो तरीका होता है वो हम नहीं सीख सकते हैं। तो अभी एक चार्ट है, आपको जो चार्ट दिख रहा है, देखिए मेजरिंग में क्या होता है कि 1 इंच में कितने होते हैं, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मापने के काम में आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेजरिंग टूल्स, सामान्य तरीके के जो मेजरिंग टूल होते हैं वो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहे होंगे, जैसा कि स्टील रूल हो गया या फिर टेप हो गया। नॉर्मली इन टूल्स में से जितने भी टूल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन टूल्स में से लगभग आप लोगों ने सब यूज किया होगा या फिर कहीं ना कहीं यूज होते हुए देखा जरूर होगा। तो इन इन चीजों को आप लोग देखिए, इनका काम भी आप जान ही रहे हैं कि इनका काम है मापना। किसी भी चीज को नाप के हम बता सकते हैं कि वो कितना ऊंचा, कितना लंबा या फिर कितना मोटा है। तो इसके द्वारा देखिए जनरल में सामान्यतः यही चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कि स्टील रूल हो गया, फोल्डिंग रूल हो गया, ट्राई स्क्वायर या फिर प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, जिसको चांदा बोलते हैं। उसके बाद है डिजिटल बेवल प्रोटेक्टर। तो ये सारी चीजें हम जनरली हमेशा नॉर्मल यूज करते हुए हम देख सकते हैं या फिर अधिकतर जगहों पे देखने को मिलती है। लेकिन जब हम सूक्ष्म मापी यंत्र में आते हैं, देखिए देखिए प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब ये सूक्ष्म मापी हम फिटर के जब मेन काम में आते हैं, फिटर अपने ट्रेड के बारे में जब हम बहुत ज्यादा डिटेल से जानने आते हैं, तो उस समय पे हमें ये सूक्ष्म मापी यंत्रों के बारे में
जानना चाहिए। देखिए, जब हम रफ काम करेंगे तो हम जनरल टूल से माप सकते हैं, लेकिन जब हमें फिनिश करना है, किसी चीज को एकदम पूरी तरीके से परिष्कृत करना है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, हमें उसको मापने की किस चीज से जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्म मापी यंत्र, जो कि 1 mm को भी 50 भागों में बांट देता है। ठीक है, इसके द्वारा हम मिनिमम जो माप है वो 0.01 mm तक ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सूक्ष्म मापी यंत्र हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, वर्नियर हाइट गेज है ना, डायल इंडिकेटर है, वर्नियर कैलिपर है। तो ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि फीडर के वर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं, इनका काम कैसे ये करते हैं, इनको कैसे हम इसके द्वारा माप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हम मेजरमेंट कर लिए, किसी चीज को हम माप लिए, तो उसमें देखिए गलतियां भी होती हैं। अब मेजरमेंट कितने तरीके की होती हैं, कितनी टाइप की गलतियां होती हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस चार्ट को देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि एरर कितने होते हैं मेजरमेंट में। तो देखिए, एरर बेसिकली वैसे तो 3 होते हैं: ग्रॉस एरर, ब्लंडर और मेजरमेंट एरर। तो ग्रॉस एरर जो है वो नॉर्मली होता है, ब्लंडर एरर जो जानबूझ के किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेजरमेंट एरर है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो सिस्टमैटिक एरर होता है और रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसका कोई गणना नहीं है कि रैंडम एरर कैसे है। ऐसे ही मतलब कि बिना वजह के भी गलतियां हो सकती है। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर, जैसे कि हमारा एक चीज सही है तो दूसरा गलत, तीसरा सही, दूसरा सही है तो तीसरा गलत, तीसरा गलत है तो मतलब तीसरा सही है तो चौथा गलत, ये होता है सिस्टमैटिक एरर। अगर हमारी 3 चीजें सही हैं और चौथा गलत आ रहा है, मतलब सिस्टमैटिक एरर कहीं ना कहीं हुआ है। तो सिस्टमैटिक एरर देखिए वो 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है, उसमें कहीं से भी गलतियां हैं। देखिए, सूक्ष्म मापी यंत्र में लीस्ट काउंट होता है, तो उसकी सबसे छोटी माप होती है। अगर वो कहीं से भी गलत है तो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। इन्वायरमेंटल, देखिए सूक्ष्म मापी यंत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, 1 mm को भी 100 भागों में बांट दिया जाता है। 1 mm पहले ही इतनी छोटी मात्रा है कि उसको हम नॉर्मल आंखों के द्वारा या फिर महसूस ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, उसको भी 100 भागों में, तो बहुत छोटा माप हो गया। तो इन्वायरमेंटल, ठीक है, अगर हमारा जो इन्वायरमेंट वातावरण है, अगर हमारे वातावरण की वजह से हमारा वर्क पीस, उस पे धूल मिट्टी के कण, या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट पे धूल या मिट्टी के कण हो गए, या फिर किसी लोहे के छोटे छोटे चिप्स अगर लगे हुए हैं वर्क पीस पे, तो हमारा इन्वायरमेंटल एरर हो सकता है। ठीक है, हमें माप एक्यूरेट नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर में। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होगा कि हमें इन चीजों को, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है और इन्वायरमेंटल एरर है, इन चीजों को हम नहीं समझे। ठीक है, या फिर हमने माप तो ले लिया लेकिन हमको समझ में नहीं आया और हमने सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, उसका लीस्ट काउंट नहीं घटाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्वेशन, हम समझ नहीं पाए, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए उस चीज को कि हमें किस तरीके से मापना है या फिर किस तरीके से आगे स्टेप को करना था। तो इस जगह पे अगर गलती होती है तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं थ्योरेटिकली, जो एरर होता है उसमें हमने कोई चीज माप लिया। ठीक है, हमने उसका माप ले लिया, जो थिम्बल पे या फिर जो मेन स्केल पे जो भी माप आएगा, उसको हमको गणना करनी पड़ती है। हमें डायरेक्ट माप नहीं मिलता है। ठीक है, जब भी हम एनालॉग टाइप के जो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है हम उसको यूज करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें उसकी गणना करनी पड़ती है। अगर हम डिजिटल कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो हमें डायरेक्ट मिल सकती है जो माप है, लेकिन हम जब कभी भी एनालॉग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं तो हमें थ्योरेटिकली एरर हो सकता है, उसमें गणना अगर हमारी गलत है तो उसको हम थ्योरेटिकली एरर में लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।